नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे मंदिर की। जहां आप पूजा करने जाते हैं, यह आपकी निजी आस्था का सवाल है। मैं उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं टेंपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की आज बात करने वाला हूं। लोकतंत्र के मंदिर। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो हमें शिक्षा, जहां हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे मंदिर हैं, इन्हें दुरुस्त और मजबूत करना होगा। और दूसरे मंदिर हैं हमारे अस्पताल। अगर हम पढ़े लिखे होंगे और सेहतमंद होंगे तभी देश विश्व गुरु बन सकता है। और अस्पतालों के हाल कितने बेहाल हैं, यह आपने देखा है। भुक्तभोगी हैं आप, मैं, हम सब। पिछले 1.25 साल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का भंडाफोड़ हो चुका है। 3,88,000 लोगों की मौत हुई। बेड की कमी, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की उपलब्धता नहीं हो पाई, दवाइयों के लिए मारामारी, ये सब आप इससे वाकिफ हैं। और जब पोल खुलती है व्यवस्था की तो एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि उसे दुरुस्त किया जाए। अब हम तीसरी लहर की भी बात कर रहे हैं, उसकी आशंका भी लगातार जाहिर की जा रही है। हम कितने तैयार हैं, यह सबसे अहम सवाल होना चाहिए, जिस पर हम चौथे स्तंभ वाले, हम मीडिया वाले भी गौर नहीं करते हैं। लेकिन न्यूज़ 24 को आपकी परवाह है। हम आपके सरोकारों की बात करते हैं और इसीलिए 15 दिन, पूरे 15 दिन हमने बिहार में लोकतंत्र के इन मंदिरों की, शिक्षा की नहीं, स्वास्थ्य के मंदिरों की पड़ताल की। हमने ऑपरेशन B38 को अंजाम दिया। बी फॉर बिहार 38। 38 जिले हैं बिहार में, हर जिले में हम गए और कई जिलों में 2-2 जगह भी हम गए। मेरे 38 सहयोगी, जिनकी अगुवाई की हमारी बेहतरीन टीम ने, जो पटना में मौजूद है, अमिताभ ओझा और सौरभ कुमार की अगुवाई में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 42 अस्पतालों का हमने जायजा लिया। 42 लोकेशंस पर गए हम, इन 38 जिलों की। और वहां पर हमने क्या पाया, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको दिखाता हूं कि हालत क्या है। शुरुआत करते हैं राजधानी पटना से। बिहार की राजधानी पटना। यह उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर के सामने की तस्वीर है, जहां पर एक मॉडल स्वास्थ्य केंद्र आप देख सकते हैं बोर्ड पर, और इसके ठीक दाहिनी ओर जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आपको दिख रही है, आवासीय जो फ्लैट्स हैं, वहां पर रहती हैं उप मुख्यमंत्री। रोज आना जाना होता है। और सामने क्या पड़ा हुआ है अस्पताल के? अस्पताल पर तो ताला जड़ा हुआ है। गोबर, चारा, गायें बंधी हुई हैं, सालों से ताला लटका पड़ा है। यह तो राजधानी पटना का हाल है। अब सुशासन बाबू के नाम से मशहूर सूबे के मुख्यमंत्री, चौथी बार के मुख्यमंत्री, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा बुलंद किया जाता है। नालंदा की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। 2011 में 84 लाख की लागत से यह तथाकथित अस्पताल बना था। यह सिर्फ इमारत रह गई है, एक जर्जर इमारत। आज तक इस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ है। यह सुशासन की तस्वीर है। एक और जगह गए हम, नालंदा में ही, क्योंकि गृह जिला है मुख्यमंत्री का, महानंदपुर गांव।
वहां पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है 1994 में बना, 1996 से बंद है। 25 साल हो गए बंद पड़ा हुआ है। फिर आपको लिए चलते हैं देश के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के गृह जिले बक्सर में। यह बक्सर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 1981 में यह देखिए बकरी घूम रही है वहां पर। कहीं तबेले में तब्दील हो गए हैं अस्पताल, कहीं पर शराबियों के अड्डे बन गए हैं, कहीं ताला जड़ा हुआ है। 1981 में इस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ, बनाया गया। 2019 में, आज से 2 साल पहले, जो हम बोर्ड आपको दिखा रहे हैं, पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन डॉक्टर नहीं आते, नर्स नहीं आती, भूसा और पुआल भरा पड़ा है यहां पर अस्पताल में। डॉक्टरों और नर्सों की बात आगे आपको बताता हूं। यह देश और इस सूबे के कर्ता धर्ता के इलाकों की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। अब आते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सिवान जिले में। यहां पर स्वास्थ्य केंद्र शराबियों का अड्डा बन गया। यह बात और है कि प्रोहिबिशन, शराबबंदी है बिहार में, उसका भी हमने खुलासा किया था। ये पड़े हुए हैं शराबी, जहां पर बेड होना चाहिए था, स्ट्रेचर होने चाहिए थे इलाज के लिए, वहां शराबी लेटे हुए हैं। हालत ऐसी है इस बिल्डिंग की, यह कभी भी गिर सकती है। पूरे 38 के 38 जिलों और 42 लोकेशंस की तस्वीरें हम पूरे दिन आपको दिखा रहे हैं, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और देश के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो खुद बिहार से आते हैं, वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह हाल है लोकतंत्र के मंदिरों का। पटना हाईकोर्ट में इसी बिहार सरकार ने 16 मई 2020 पिछले साल क्या बताया? राज्य में डॉक्टरों की कुल 11,645 स्वीकृत पदों में से 8,768 पद खाली पड़े हैं। 11,500 पदों में से 8,900 पद खाली पड़े हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं। इन 8,768 जो खाली पड़े हैं पद, 9,500 पदों में से 5,600 पद ग्रामीण इलाकों में है। ना डॉक्टर की जात, नीम हकीम, उनसे इलाज कराइए, झोला छाप डॉक्टरों से। यह हाल है बिहार का। और पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा? राइट टू गुड हेल्थ इज नाउ अ फैसेट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। जिंदगी जीने का जो मौलिक अधिकार मिला है अनुच्छेद 21 में। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ जस्टिस विच इज सोशल, सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं, इट वुड इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज ऑफ अवेलिंग फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हेल्थ सेक्टर। कम से कम उपचार तो कर दो, उपचार तो मिले। और इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, निरंतरता रहे विकास में। और इसके मानक क्या हैं, किन पैमानों पर कसौटी कसी जाती है? हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, इन्हीं 2 मंदिरों की मैं बात कर रहा हूं। जेंडर इक्वालिटी, 21 राज्यों के डेटा कलेक्ट किए गए और नीचे से अव्वल आया बिहार, नीचे से अव्वल आया। नीति आयोग की भी रिपोर्ट मेरे पास है। और यह रिपोर्ट क्या कहती है? बिहार में 61% फिजिशियंस
69% डेंटिस्ट और 92% नर्स। इनकी कमी है। प्रति लाख कितने डॉक्टर्स हैं बिहार में? यहां पर नंबर 1 स्टेट है ये, 43,000। एग्जैक्ट आंकड़ा आपको बता देता हूं, 43,788 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है बिहार में। WHO कहता है 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यहां 43,788 लोगों पर एक डॉक्टर है। और यह बात सिर्फ बिहार की नहीं है। मैं सिर्फ बिहार की बात करके बात को खत्म नहीं करूंगा। यह पूरे देश की तस्वीर भी आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 21,702 लोगों पर एक डॉक्टर, झारखंड में 21,157 लोगों पर एक डॉक्टर, मध्य प्रदेश में 18,276 लोगों पर एक डॉक्टर, छत्तीसगढ़ में 17,829 लोगों पर एक डॉक्टर। और हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं कि जी बड़ी तैयारी हो रही है। एक लाख लोगों पर कितने बेड हैं देश में? बिहार में 1 लाख लोगों पर 26 बेड हैं। 26 लाखों की संख्या में गए थे ना कोरोना संक्रमण के आंकड़े, 4-4 लाख का भी आंकड़ा पार किया। 1 लाख लोगों पर 26 बेड हैं। उत्तर प्रदेश में 125, राजस्थान में 121, मध्य प्रदेश में 79, उड़ीसा में 59, छत्तीसगढ़ में 61। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दक्षिण राज्यों में हाल ठीक है। कर्नाटक में 398 बेड हैं, केरला में 282 हैं, तमिलनाडु में 205 हैं। लेकिन जो ये काउ बेल्ट है, गाय पट्टी जो है, जो हिंदी भाषी इलाके हैं, वहां का हाल क्या है? और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और जब चर्चा की जाती है और पड़ताल की जाती है, मैं इसे खुलासा नहीं कहूंगा, हम भी मीडिया वाले मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान ही नहीं जाता। हिंदू मुसलमान करने से हमें फुर्सत नहीं मिलती। पाकिस्तान का हाल क्या है यह बताने के लिए हम घंटों भर के कार्यक्रम बना देते हैं। चीन आजकल हमारी नई फैसिनेशन बना हुआ है। अपने देश का हाल क्या है, अपने गिरेबान में हम नहीं झांकते हैं। और जब झांकते हैं, और मैं इसे खुलासा नहीं कहूंगा, इस व्यवस्था को लेकर, इस स्थिति को लेकर हम सब जानकर अनजान बने हुए हैं, आंखें मूंद लेते हैं। 18% लोग ही बिहार में इलाज कराते हैं। और गांव देहात में सब लोग पटना की तरफ भागते हैं। और जब हम तफ्तीश तहकीकात करते हैं तो क्या कहते हैं? जेडीयू सत्ताधारी दल और बीजेपी साझा सरकार चला रहे हैं। 2 साल बीच में छोड़ दो, 15 साल से साझा सरकार है। वो क्या कहते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है? सुनिए। कि जनता केवल वोट दे करके सो जाना चाहती है, और जो सिस्टम है, जो सरकार सिस्टम चला रही है, उसमें सहयोग करने का काम तो जब भी जनता को करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा है तो उसके लिए जवाबदेह सरकार के साथ साथ जनता भी है, उसको भी आगे आना चाहिए। एक दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ। 1 मिनट फिर दोहराइए, आपने क्या बोला? फिर से दोहराइए संजय जी। मैडम आजाद जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जनता चुनाव में वोट दे करके सो करके और चाहती है सरकार पर ठिकरा फोड़ना। सरकार दोषी हो सकती है, लेकिन जनता को भी आगे आना पड़ेगा इन समस्याओं के समाधान के लिए। क्या सुन लीजिए, जेडीयू के प्रवक्ता हैं संजय वर्मा। आपकी जिम्मेदारी है, वोट देकर भूल जाते हैं, दबाव नहीं बनाते। आपने जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई, इसीलिए खस्ता हाल है ये अस्पताल। नेताओं के लिए तो क्यों तोड़कर एम्स है ना, वहां पर इनके लिए बेड तैयार रहते हैं।
तो आपकी जिम्मेदारी है। बाद में राष्ट्रीय महासचिव हैं जेडीयू के केसी त्यागी, उन्होंने रफू किया बयान को कि नहीं नहीं ये बयान तो गलत है, पर फंड की कमी है। अब फंड के बारे में भी थोड़ा बता दूं। बिहार का हेल्थ बजट 12,264 करोड़ का है। इनमें से 6,900 तो योजनाएं, अब वो कौन सी योजनाएं हैं, उन्हें लागू करने पर खर्च हो जाते हैं, और 6,300 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे पर, यानी कि अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग बनाने पर खर्च होता है। बिल्डिंग कैसी बनाई जा रही है वो आपने देख ली। और डॉक्टरों पर और नर्सों पर कितना खर्च होता है? 927 करोड़ रुपए। दवाइयों के नाम पर 13 रुपए एक आदमी पर खर्च होते हैं बिहार में। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, तबेला, भूसा घर, कूड़ा घर, अस्पताल, बिहार में अस्पताल का दूसरा नाम। और दूसरा अहम सवाल, कहानी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। ऐसे अस्पतालों के दम पर, आप बिहार के ना भी हों, आप किसी भी इलाके में हो देश के, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे ही अस्पताल मिलेंगे। इनके दम पर हम तीसरी लहर से लड़ेंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद हैं उड़ीसा से, लेकिन बिहार की हैं, बिहार में ही पैदा हुई और आईएएस अफसर भी बनी, अपराजिता सारंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता एमएलसी हैं बिहार में, प्रेमचंद्र मिश्रा। आरजेडी मुख्य विपक्षी दल है बिहार में, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। जेडीयू, सत्ताधारी जेडीयू के युवा चेहरा माधव आनंद। डॉक्टर अजय कुमार आईएमए के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे। लेकिन आज की इस तफ्तीश के नायक अमिताभ ओझा, मेरे सहयोगी, और सौरव कुमार, इन दोनों की, जय वीरू की जोड़ी ने यह तफ्तीश की है। और अमिताभ, इसे मैं खुलासा नहीं कह रहा हूं, कितने बदहाल हैं बिहार के अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र, यह तो सब जानते होंगे। सब जानकर अनजान बने हुए थे क्या? और इस खुलासे के बाद क्या नींद से जागती दिखी है सरकार? जी बिल्कुल। इस जब हमने तफ्तीश के क्रम में हम जब गांव देहातों में गए, क्योंकि शहरों में जो हॉस्पिटल थे, कम से कम सदर अस्पतालों की स्थिति कुछ बेहतर थी, लेकिन कोरोना काल में जब हम गांव में गए और वहां लोगों से बात किए तो मालूम चला कि एम्बुलेंस के अभाव में, प्राथमिक चिकित्सा के अभाव में कई गांव ऐसे थे जहां पे दर्जनों लोगों की जानें चली गई। उन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि अगर हमारा पीएससी बढ़िया रहता, अगर हमें एम्बुलेंस की सुविधा मिली होती तो हमारे गांव के इतने लोगों की जान नहीं जाती। सिर्फ गांव में जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके भरोसे चिकित्सा व्यवस्था थी। खबर हमारी जब चली, जहानाबाद की खबर चली, तो जीतन राम मांझी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई थी, जिन्होंने 2014 में जब मुख्यमंत्री थे तो एक बिल्डिंग का, करोड़ों की लागत से एक बिल्डिंग का शिलान्यास कर दिया था। 8 महीने में बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, लेकिन 2015 के बाद 2021 अभी तक उसका ताला नहीं खुला और बिल्डिंग जस की तस पड़ी हुई, अस्पताल चालू नहीं हुआ है। आज जब न्यूज 24 ने खबर दिखाई तो उनके तरफ से प्रतिक्रिया आई कि 1 सप्ताह में वो इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था बहाल करेंगे। इसी तरीके से हम भोजपुर की बात करें, वहां पे एक पीएससी की खबर हमने दिखाई और उसके बाद वहां के डीएम की प्रतिक्रिया आई कि वो खुद इस मामले की जांच करेंगे और देखेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार की नजरों से ये ओझल था। एक बड़ी बात और भी सामने आई थी कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि इन अस्पताल, भले ये सारे अस्पताल भले ही खंडहर देखते हो, तबेला देखते हो, लेकिन कागज पे ये भली भांति चलने वाले अस्पताल हैं। वहां डॉक्टरों की तैनाती है, वहां पे मेडिकल इक्विपमेंट जाते हैं, वहां हर महीने दवाइयां जाती हैं, लेकिन सब कुछ कागजों पर होता है। भवन भले ही ढहते जा रहे हैं, लेकिन कागजों पर वो खुलेआम चल रहे हैं और उसके लिए फंड भी जो आवंटित होती है वो वहां तक पहुंचती है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला भी कहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में लंबे अरसे से चला आ रहा था, जिसका एक खुलासा हुआ है। माधव आनंद, ये है सुशासन, ये है हमारे टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र का मंदिर है ना अस्पताल। कूड़ा घर, तबेला, भूसा घर, शराबियों का अड्डा, ताले लगे हुए हैं, ताले पड़े हुए हैं,
जर्जर इमारतें, सुअर, कुत्ते, बकरियां वहां घूम रही हैं। संदीप जी, आपके पत्रकारिता को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह के मुद्दे को हमेशा से उठाते आए हैं। मैंने पूरी बात सुनी है। मुझे विश्वास है कि आप मुझे 2-3 मिनट का वक्त देंगे। उससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक कह सकता हूं और बड़ी ही जिम्मेदारी पूर्वक मैं कह सकता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो कार्यकाल 16 साल के रहे हैं, उनमें हम लोग की भरसक प्रयास हुई है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है पूरी तरह दुरुस्त किया जाए। हम जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं थे, जब उन सत्ता में आए थे, उस टाइम में बिहार की क्या स्थिति थी हम सब लोग जानते हैं, और मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं जाऊंगा तो फिर आप बोलेंगे कि आपने 16 साल में क्या किया, वहां क्या किया। बिहार एक सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है। आप इस चीज को जानते हैं कि बिहार के पास सीमित आपकी तो डबल इंजन सरकार है। मैं वही डबल इंजन सरकार चल रही है, बीच में 2 साल ही तो हटा दो। संदीप जी, मैं वहां आ रहा हूं। मैं इसलिए बोला कि 2 मिनट का वक्त लूंगा। सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है। और बिहार के सोर्स ऑफ इनकम क्या है संदीप जी, आप भी भली भांति पता है कि सोर्स ऑफ इनकम बिहार को क्या मिला है। क्या एग्रीकल्चरल स्टेट है, आप भी जानते हैं। और ना उद्योग व्यवस्था अब लगाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि स्वाभाविक है, सीमित संसाधनों वाले प्रदेश है, लैंड लॉक स्टेट है, तो वहां उद्योग कारखाने लगाने के भी जैसे सीमित अवसर वहां मिलते हैं। उसके बावजूद 12,264 करोड़ का बजट है ना, जिसमें से सिर्फ 927 करोड़ डॉक्टरों पर खर्च किए जाते हैं। 11,500 डॉक्टरों के पद हैं, 8,900 रिक्त पड़े हुए हैं। ये भी हकीकत है ना। मैं आ रहा हूं। हाँ, मैं आपके हर एक पॉइंट का जवाब देना चाह रहा हूं, बड़ी शालीनता के साथ, गंभीरता से देना चाह रहा हूं। और मैं यहाँ पीछे भागने वाला नहीं हूं। अगर कमियां हैं तो उस कमियों को मैं एक्सेप्ट भी करूंगा, ऐसा नहीं है। तो सरकार ने पूरी कोशिश की है। सीमित संसाधन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है, और हम लोग संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आपको याद होगा, आप हमेशा मेरे बारे में कहते हैं कि युवा अर्थशास्त्री या छात्र, जो भी आप वर्ड यूज करते हो मेरे लिए। मैंने जब हम लोग दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के, जब मैं विपक्ष में भी था, उस समय भी मैं कहा करता था कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो हमेशा से केंद्र सरकार कहती आ रही है, तो एक विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है संदीप जी। और जहां तक आपने रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, कमोवेश बिहार क्या, आप तमाम अन्य राज्यों का भी उदाहरण लीजिए, कमोवेश वही स्थिति है। बिहार की एक सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और अपराजिता इससे वाकिफ होंगी, तब ये सर्विंग आईएएस ऑफिसर थी, और ये रिपोर्ट आपने सदन में भी पेश की। इस रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। 2006-07 शुरुआती सालों में आपके राज के 12 मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण की बात कही गई। 2018 तक 2 मेडिकल कॉलेज बने, सिर्फ 2, और 2018 तक 61 नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स बनने थे। कितने बने माधव, आपको पता होगा? 2। 61 में से 2 बने। 12 मेडिकल कॉलेजों में से 2 बने 2006-07 से 2018 के बीच। सीएजी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं। जो पेपर पे आप जो कह रहे हैं, मैं उस बात से आपने की भी बात कही, उसको हम लोगों ने भी पढ़ा है। आदरणीय नीति आयोग ही रिपोर्ट बनाती है। लेकिन मैं यही बात बार बार दोहराता हूं कि बिहार को अगर मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो एक विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक पैकेज कौन देगा? कौन देगा जी? निश्चित रूप से सरकार आपकी, केंद्र में सहयोगी बीजेपी की सरकार, डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं, बिहार में सुशासन की बात होती है। कौन देगा? संदीप जी, यही मैं बार बार कह रहा हूं, डबल इंजन की सरकार है। आपने सही कहा, और मैं कहां इनकार कर रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार नहीं है। दोनों जगह अपनी सरकारें हैं। लेकिन केंद्र सरकार को हम लोग अपील ही कर सकते हैं। लगातार हम लोग के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले कहा कि हमारी एक पुरानी मांग है, और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं बैठा हूं, यानी दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के हम लोगों ने एक स्वर से कहा है कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार की जो आर्थिक स्थिति है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। और विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं दे पा रहे हैं तो एक विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। जो पार्टी आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही, उसके साथ आप साझा सरकार चला रहे हैं। देखिए, कमाल का विरोधाभास है। नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। सत्ता की मलाई भी काटनी है। नहीं, मैं सीधी बात पूछता हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। बीजेपी नहीं दे रही ना, पर आप उनके साथ मिलकर सत्ता की मलाई भी खाएंगे। ये कौन सी बात हुई? मैं जवाब देता हूं। चित भी मेरी, पट भी मेरी। मैं जवाब देता हूं आपको इस चीज का।
जहां तक विशेष आर्थिक पैकेज की बात है या विशेष कह दीजिए सरकार नहीं चलाएंगे, 2 विशेष राज्य का दर्जा। सरकार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलती है। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार से आप या हम या नागरिक कोई भी अपील कर सकते हैं। केंद्र सरकार का वो अधिकार क्षेत्र में आता है और अपील कर सकते हैं। मांग कर ही रहे, हम लोग तो मांग कर रहे हैं। ठीक है, अपराजिता हटा देना, सरकार गिरा देना या सरकार नहीं, अपराजिता आप बिहार से ही आती हैं और जो टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी का मैं जिक्र कर रहा हूं, हमारे शिक्षण संस्थान और हमारे अस्पताल, आपके माता पिता टीचर्स थे। आज मैं शिक्षण संस्थानों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लगातार टॉपर रही अपने स्कूल कॉलेज में, आपने इस दलदल में भी कमल खिलाया, आपकी पार्टी के ही सिंबल की बात कर रहा हूं। लेकिन जो ये दलदल है, ये अस्पताल जिस दलदल में है, ये चिंता का सबब नहीं है क्या? ये कौन से सुशासन की बात कर रहे हैं हम? आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपके चैनल को इस गवेषणा के लिए, इस तफ्तीश तहकीकात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा अध्ययन किया है और सही चित्र को सबके सामने रखा है। मुझे लगता है हम सबको दर्पण में अपने चेहरे को देखने का साहस होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते बैठी हूं और मुझे ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मिलित सरकार है। लेकिन मैं आप सबको कह दूं कि इन चित्रों को देखने के बाद और इस खुलासे के बाद मैं किसी भी तरह के बचाव के लिए नहीं बैठी हूं। कोई डिफरेंस इसका हो ही नहीं सकता है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, जहां तक शिक्षा की बात है, मुझे लगता है जो सच है वो सच है और सच को स्वीकारना होगा। और मुझे देखिए 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी पिछले दिनों में कौन सा राजनीतिक दल था, आपने कहा 2 सालों को छोड़कर यही सरकार चली आ रही है। मैं मानती हूं ऐसा कुछ नहीं है। विरासत में भी खराब स्थितियां मिलती हैं केंद्र सरकार की। 15 साल तो बहुत होते हैं ना। लेकिन मैं कह दूं राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो कौन लाएगा? सरकार आपकी केंद्र में होनी चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार। मैं कह रही हूं और अर्थव्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। देखिए राज्य सरकार ये नहीं कह सकती है कि हर बार एक पैकेज चाहिए। मुझे लगता है निश्चित तौर पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ खड़ी है, लेकिन राज्य सरकार को भी अपनी अर्थव्यवस्था की सुधार की दिशा में कदम उठाने होंगे। अर्थव्यवस्था में सुधार लाना होगा और स्वास्थ्य की दिशा में समीक्षा करे राज्य सरकार। समीक्षा कौन करेगा पराजिता? इसलिए मैं 38 के 38 जिलों की 42 लोकेशंस की तस्वीरें हैं मेरे पास। मैं इसे लगातार 3 घंटे दिखा सकता हूं, पर मैंने 4 तस्वीरें दिखाई। यह प्रदेश कौन चला रहा है? स्वास्थ्य व्यवस्था किसके हाथ में है? रेणु देवी उप मुख्यमंत्री हैं। दिखाइए पटना की तस्वीर। जहां वो रहती हैं, जहां उनका फ्लैट है, उसके ठीक सामने यह मॉडल स्वास्थ्य उपकेंद्र है। यहां गोबर और कूड़ा और भूसा रोज इसके आमने सामने जाती हैं। और मेरे सहयोगी सौरभ यही हैं, इनसे भी बात करूंगा। नीतीश कुमार, नालंदा उनका गृह जिला है। 2011 में जो अस्पताल बना 84 लाख की लागत से, उसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। अश्विनी चौबे, सिवान जिले में हबीबनगर का स्वास्थ्य केंद्र शराबियों का अड्डा बन गया है, बक्सर में। और सिवान में मंगल पांडे, जहां से आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं सूबे के, वहां ना नर्स आती है ना डॉक्टर आते। तो ये दिए तले अंधेरा हो रहा है ना। जी बिल्कुल सही। मैं कुछ बातें रखना चाहूंगी। देखिए जो भी मेरी अभिज्ञता है, जो मेरा अनुभव रहा है प्रशासनिक क्षेत्र में, उसको आधार करके कहूंगी कि योजनाएं बना देना, बजट में प्रावधान कर देना बहुत सहज होता है, लेकिन योजनाओं को जमीन पर उतारना ये बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की असुविधा रही है बिहार में। मैं बिहार से हूं।
ये कह देना कि जनता को जोड़ा नहीं जा सकता, ये गलत है। जनता को जागरूक होना है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन की जरूरत है। इस दिशा में राज्य सरकार काम करे और सबको साथ लेकर चले। जितने भी बेसरकारी संस्थाएं हैं उन्हें भी साथ ले, एक माहौल की तैयारी हो। कौन करेगा माहौल तैयार? 18% लोग बिहार के, आप एक प्राउड बिहारी हैं अपराजिता, सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 18% ही इलाज कराते हैं। जिसकी जेब में 2 पैसे हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में जाता है। मतलब गरीब गुरबों के लिए छोड़ दिए, ये वहां पर सुअर और कुत्तों के बीच, बकरियों के बीच खड़े होकर अपना इलाज कराएं। इलाज तो क्या होगा, ताले जड़े हुए हैं, डॉक्टर नर्स आते नहीं हैं, 8,500-9,000 डॉक्टरों के रिक्त हैं पद। मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? मेरा प्रश्न है, मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? कौन करेगा मॉनिटरिंग? सरकार की जिम्मेदारी है ना। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, शासन और प्रशासन की बहुत जिम्मेदारी है। जहां भी आप अच्छे स्वास्थ्य के मापदंड देखते हैं या शिक्षा के मापदंड देखते हैं, समझ लीजिए वहां पर अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है। मुझे मॉनिटरिंग पर बहुत विश्वास है, तदारक पर बहुत विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और बहुत सही कहते हैं। देखिए, अगर कहीं टारगेट दिया गया या कोई स्कीम है तो जिला कलेक्टर, मॉनिटरिंग हो नहीं रही, प्राथमिकता नहीं है ना। स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता नहीं है। आप लोगों का तो इलाज हो जाएगा, एम्स में तुरंत आपके लिए बेड मिल जाएगा, आम आदमी धक्के में खाता फिरे। ये तो प्राथमिकताओं का सवाल हो गया ना अपराजिता। जिम्मेदारी है जी, राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को इस दिशा में बहुत ध्यान देना होगा। और आपने जो ये तफ्तीश की, मुझे लगता है कि इसे शासन के पास आप जरूर पहुंचाएं। ये बहुत ही अच्छा आपने अध्ययन किया है और इसे ही बेस बनाकर वो एक्शन प्लान तैयार करें अपना, कहाँ क्या होना चाहिए। आपने एक चीज कही अभी, मुझे बहुत ही मुझे आश्चर्य में मैं पड़ गई। ये पैसे खर्च हुए हैं लेकिन तबेला जैसा लग रहा है। और अगर पैसे खर्च हुए तो वो पैसे गए कहाँ? एग्जैक्टली। यहाँ तो करप्शन, मुझे लगता है वो भी एक एंगल है। करप्शन इज ऑल्सो एन एंगल। इसको मानना ये तो पड़ेगा, मुख्यमंत्री स्वीकार के करना गृह जिले की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। 2011 में अस्पताल बना 84 लाख की लागत पर, उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ आज तक जी। और मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री का जहां पर फ्लैट है रेणु देवी का पटना में, उसके ठीक सामने ये जो मॉडल स्वास्थ्य केंद्र है, ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए सौरभ और आपने और अमिताभ ने और आपकी पूरी टीम ने कमाल की तफ्तीश की है। ऐसा नहीं है लोग जानते नहीं थे, पर यह आंखें खोलने के लिए यह बहुत जरूरी था। ये आंखें खुली भी हैं, या रेणु देवी की जैसे रोज आंखें बंद रहा करती, मॉडल स्वास्थ्य केंद्र से वो निकलती होंगी, अपने घर से निकले तो सामने है ये मॉडल स्वास्थ्य केंद्र, किसी की निगाह नहीं पड़ी, अब खुल रही हैं क्या आंखें? जी बिल्कुल संदीप जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि यह खुलासा नहीं है, क्योंकि इसे हमने लोगों के बीच कैमरे से कवर किया। और सबसे बड़ी बात है कि लोग बार बार देख रहे हैं, वही चीजों को देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारे जो नेता हैं उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, वो अपने आंखों का इलाज कराने गए हैं। अगर 16 साल आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और आपके पास ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहां आप अपनी आंखों का इलाज कर सकते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह शेखपुरा जो कि पटना का एक मोहल्ला है, वहां का ये मॉडर्न स्वास्थ्य उपकेंद्र है। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। ताला देखकर ऐसा लगता है कि कई महीनों से यह ताला खुला नहीं है। और मरीज का क्या इलाज होगा सौरभ? यहाँ पर स्वस्थ आदमी भी चला जाए, वो बीमार पड़ जाए। वो अपार्टमेंट है, ये वो अपार्टमेंट है जिसमें बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी रहती है। हालांकि अब उन्हें डिप्टी सीएम बनने के बाद सरकारी आवास मिल गया है, लेकिन यहां पर अभी भी उनके परिवार रहते हैं। 2-3 दिन में वो हमेशा यहां पर आती हैं। तो निश्चित तौर पर इस छोटे से जो
उपकेंद्र है और इसकी जो बदहाली है उस पर जरूर उनकी नजर जाती होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे आम जनता हो या नेता, सभी चीज को इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, परेशान आम जनता होती है, क्योंकि वो गांव से 100-200 किलोमीटर चलकर पटना पहुंचते हैं और पटना में जब उनको बदहाली मिलती है तब उनका जो जान है वह बिल्कुल राम भरोसे होती है। जी, यहां पर जो अपराजिता सौरभ मॉनिटरिंग की बात कर रही थी, हमने जो ये तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन की और लोगों के सामने पेश की, लोगों को तो पता है, प्रशासन को भी पता है, पर अब दोबारा से रीआइटरेट किया हमने कि देखिए ये व्यवस्था है। कुछ आंखें खुली या वो गोलमोल जवाब हैं? मॉनिटरिंग की कोई बात कर रहा है? अब प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं भाई हमें तो बेहतर मॉनिटरिंग करनी होगी, या मंत्री लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, या अरे सौरभ अमिताभ क्यों हमारे पीछे पड़े हो, ये तफ्तीश करने क्या जरूरत थी, और खबर नहीं है क्या ये रिस्पॉन्स आया? जी बिल्कुल, कुछ नेताओं से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि बिहार में दिखाने के लिए कई चीजें हैं जो पॉजिटिव हुई है, जो सकारात्मक हुई है। मीडिया की नजरें वहां नहीं जा रही है, न्यूज 24 का कैमरा वहां नहीं जा रहा। आप लोग केवल वो चीज दिखा रहे हैं जो जिसमें स्थिति खराब है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर 16 साल आपने सरकार चलाई है, उसके बाद भी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था का यह हाल है तो जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से हमने सीपी ठाकुर से बात की तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं चूक है, जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा कि 16 साल में जो हमें करना चाहिए वो हमने नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाकी अगर नेताओं की बात करें तो उनका साफ कहना है कि हमें जो बिहार 16 साल पहले मिला था वह कुछ भी नहीं था। यानी अभी भी आरोप आरजेडी की सरकार पर लगाया जाता है, क्योंकि जो पहले चरबा, अरे भाई नवजात बच्चा भी, नवजात शिशु 18 साल में बालिग हो जाता है, तो बालिग होने का इंतजार कर रहे हैं जी। 18 साल पूरे होने दो, तब कर देंगे हम बिहार को, सपनों का बिहार बना देंगे। सौरभ जी बिल्कुल, सबसे बड़ा उदाहरण यही है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 साल जिस राज्य में वह सरकार चला रहे हैं, तो आखिर अपनी आंख दिखाने के लिए वो उन्हें दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? इससे बड़ा कमेंट क्या हो सकता है? मृत्युंजय तिवारी, एक सेकंड। अब मृत्युंजय तिवारी, जो बात सौरभ भी कह रहे हैं और जो प्रतिक्रियाएं मिली कि अरे बिहार में दिखाने को इतना अच्छा कुछ है, ये न्यूज 24 के पेट में पता नहीं क्यों दर्द हुआ रहता है, दिमाग में क्या कीड़ा है, नकारात्मक चीजें दिखाते हैं। हम नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं क्या? गलत तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए। देखिए संदीप जी, सबसे पहले हम न्यूज 24 आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। कम से कम आपने आईना दिखाया। अगर थोड़ी सी भी लोक लाज शर्म हया होगा तो ये सरकार को, बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। 16 वर्ष काफी होते हैं संदीप जी, और 16 वर्ष में आज मच्छर भी काटता है तो कहता है वो 15 साल, वो 15 साल। ये सुनते सुनते अब जनता भी उब चुकी है, आप लोग भी देख रहे हैं। ये नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के पटल पर अपने 16 वर्षों के, अपने 15 वर्षों के आरजेडी के शासन काल का समय, उसमें सवाल आप भी थे। सवाल तो प्राथमिकता का है ना मृत्युंजय तिवारी, प्राथमिकता है भी क्या? हम कह रहे हैं प्राथमिकता है क्या? सब जगह ताले जड़े हुए हैं, कहने को इमारतें बन गई, उसमें शराबी बैठे हुए हैं, वो भूसा घर, तबेले और कूड़े घर में तब्दील हो गई इमारतें। इसी को ये कह रहे हैं बिहार में बहार है। आपने दिखा दिया बिहार में किस तरह सरकार बीमार है। जब सरकार का सिस्टम ही बीमार है तो ये लोगों को क्या स्वास्थ्य उप केंद्रों पर दवाई देंगे और इलाज कराएंगे? यहां तो लोग दवाई नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा। आपने देखा किस तरह पोल खुला, और 2005 में जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी उस समय 12,000 जो स्वास्थ्य उप केंद्र थे 16 वर्षों में उससे कम हो गई संख्या, और जो भी ग्रामीण स्वास्थ्य उप केंद्र थे वो सारे तबेले में तब्दील हो गए। वो आप दिखा रहे तस्वीरों में, हमें कुछ नहीं कहना। अगर यही विकास है तो फिर विनाश क्या है? ये बीमार सिस्टम को करने वाले लोग जिस तरह से
बिहार में सरकार चल रही है, शिक्षा का वही हाल, स्वास्थ्य का वही हाल। हम तो अपनी बहन अपराजिता जी को धन्यवाद देते हैं, कम से कम उन्होंने हकीकत को स्वीकार किया, क्योंकि वो हमारे तो ही ये जिला, हम लोग दोनों एक ही ये आईना जिला के कितनी हैं। बार दिखाया जाएगा? डॉक्टर अजय कुमार, मुझे ये बताइए, आईना कितनी बार दिखाया जाएगा? अभी 2 साल पहले की बात है, चमकी बुखार का कहर आया, उसमें तस्वीरें दिखाई गई, सब स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर ताले जड़े हुए थे, लोग बदहाल बेहाल थे, इलाज हो नहीं रहा। 1.25 साल से हम कोरोना काल में जी रहे हैं। सरकार के पास इनपुट्स नहीं जाती क्या? या आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार की यह तस्वीर है? संदीप जी, मुझे थोड़ा समय दें, क्योंकि अभी तक सारे नेता बोल गए अपने अपने हिसाब से। मैं एक चिकित्सक हूं और सरकारी नौकरी में कभी नहीं रहा, इसीलिए मैं अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू देना चाहूंगा। 38 साल पहले मैं बिहार लौटा, 10 साल विदेश में रहने के बाद एक यूरोलॉजिस्ट बनकर मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो तो अलग बात है, छोड़ दीजिए। मैंने अपना ही सब कुछ खड़ा किया फिर और सब कुछ किया, और सरकार को मेरी मंशा थी कि हमारा बिहार, इसीलिए मैं बिहार आया था सारी दुनिया को छोड़ के, कि हमारे बिहार की तरक्की हो और मैं इसके स्वास्थ्य के तरक्की में कुछ योगदान करूं। अब आ जाइए सीधे नीतीश कुमार के टाइम का। जब नई नई सरकार नीतीश कुमार जी की बनी थी, उस समय ये थोड़ा एंथुजियास्टिक थे, और एक उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुए थे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उनको इन्होंने हटा दिया कुछ दिन के बाद। इट इज ए $1 मिलियन क्वेश्चन। यदि आप सौरभ जी से पूछिएगा, इनको सब कहानी मालूम है कि उन मंत्री को इन्होंने क्यों हटाया जो इतना अच्छा काम कर रहे थे कि उप केंद्रों में सब जगह मरीजों की संख्या बढ़ी, दवाइयां मिलने लगी, डॉक्टर जगह पर हुआ, और उनको इन्होंने निकाल दिया। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हुई कि ये किसी का, शुरू में इन्होंने डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई जो इनको एडवाइस करे कि ये किस तरह से हम इलाज करें, क्या करें, स्वास्थ्य में सुधार करें। अरे भाई, मैं भी उसमें था। हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी, वो चला गया डस्टबिन में। और नहीं डॉक्टर अजय कुमार, जो सौरभ बता रहे हैं, आज की तारीख में मुख्यमंत्री दिल्ली आए हुए अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब बिहार में आंखों का इलाज नहीं हो सकता मुख्यमंत्री का भी? यह दुखद स्थिति है। ये आज का मुख्यमंत्री नहीं, एक और मुख्यमंत्री होते थे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का उद्घाटन किया, सर्जरी का, और अगली फ्लाइट पकड़ के पर दिल्ली चले गए वहां, और वहां जाके अपना गॉल ब्लडर का ऑपरेशन कराया। जब नेता लोग समझते हैं कि उनका खून खून और हमारा खून पानी है, और उनका गम गम और मेरा गम कहानी है, उस प्रांत में कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बहुत कोशिश की। नीतीश जी हमसे नाराज रहते हैं इसलिए कि मैं सीधी बात बताता हूं, और ये आदत मुझसे ही नहीं है। वो इतने एरोगेंट हो गए हैं कि किसी की बात नहीं सुनते। मैंने कहा कि आपको मॉनिटर करना है, मैंने ये नहीं, ये मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पा रही? मैं आपसे राजनीतिक बयान नहीं चाह रहा हूं, मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पा रही डॉक्टर अजय कुमार? एक मिनट बोलने दीजिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मॉनिटर करने के लिए हमने कहा कि पूरे दुनिया में, इस देश में, इवन मेडिकल काउंसिल ने अपने सारे मेडिकल कॉलेजेस के मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रल कमांड सेंटर खोला है, और हर केंद्र और उपकेंद्र को आप कनेक्ट करिए। और अभी तो समय हमको नहीं उतना बताने का। एक बड़ा सा प्लान दिया था कि पटना में बैठे बैठे रोज एक बार सवेरे 1 घंटा समय दीजिए और 1 घंटा शाम में सारे उपकेंद्रों की मॉनिटरिंग करिए। काहे को कोई करेगा भाई? इसमें तो क्यों नहीं कर रहे? यहीं पर तो सवाल उठ रहा है। 1 सेकेंड, माधव आनंद, देखिए प्रस्ताव भी दिए जा रहे हैं,
प्रस्ताव भी दिए जा रहे हैं, एक्शन प्लान भी हैं, उन पर अमल क्यों नहीं किया जाता? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि सरकार अमल नहीं कर रही है और सरकार संवेदनशील नहीं है, संदीप जी। और मैं यहाँ कोई भागने वाला भी नहीं हूँ। जो कमियां हैं जो आप दिखा रहे हैं तो वो निश्चित रूप से सही होगा तभी दिखा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार की मंशा पे कोई डाउट नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी वही कहना चाहता हूं कि सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, सीमित संसाधन इतने हैं कि मुख्यमंत्री की आंखों में तकलीफ हो तो उन्हें दिल्ली इलाज कराना होता है। नहीं, संदीप जी देखिए, ये तो गलत बात है। ये जो अच्छा, ये गलत बात है। नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कोई भी मुख्यमंत्री, आप जो डेवलप्ड स्टेट है वहां के भी मुख्यमंत्री आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में आने का रीजन सिर्फ एक चिकित्सा नहीं होता, बहुत सारे और भी काम होते हैं, पर्सनल लाइफ भी होता है लोगों का। आम आदमी इलाज इन्हीं तबेलों में, कूड़ा घरों और भूसा घरों में कराए, आम आदमी वहां इलाज कराए, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम लोग को क्या विरासत बिहार में मिला था हम लोग को ही पता। मैं भी वहीं का हूं संदीप जी, मैं भी वहीं का पढ़ा लिखा हूं, पटना में ही रहा हूं, तो मुझे वो भी दशक याद है। तो ऐसा नहीं कि बिहार में डेवलपमेंट बहुत हुए हैं, अभी भी सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन ये वेकअप कॉल है सरकार के लिए। एक टाइमलाइन बांधकर 3 महीने 6 महीने में सब कुछ दुरुस्त किया जाए। स्वास्थ्य केंद्र हैं, इमारतें हैं, वो जर्जर हो गई हैं, बहुतों का उद्घाटन नहीं हुआ, ताले लगे हुए हैं, 8,900 डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है, उनकी भर्ती ये युद्ध स्तर पर होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से संदीप जी होगा। और मैं केंद्र सरकार भी आपके चैनल को देख रही है, क्योंकि जो मंत्री हैं मंगल पांडे जो भी बीजेपी से हैं, और केंद्र में भी जो मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री है वो भी, हाँ, धीरे से वो बात आ गई, बीजेपी की जिम्मेदारी आते हैं। तो मुझे लगता है सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब लोग इसको देख रहे हैं। और जहां कमियां, जो आपने कहा, निश्चित रूप से टारगेट होना चाहिए कि जो भी कमियां हैं उसको हम लोग दुरुस्त करें। और आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा से जो भी कमियां दिखाई पड़ती है उस पर एक्शन लेने का काम करते हैं। ठीक है अपराजिता, ये देखिए, ये हल्के से ये जो आ जाता है ना कि स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं बिहार के, वो बीजेपी के, और बिहार से ही आते हैं देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, वो भी बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है। पर मेरा सवाल ये है, कोई टाइमलाइन बांधी जाएगी? तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है, 4 से 6 हफ्ते में यह संक्रमण फिर से फैल सकता है एक वेरिएंट की शक्ल में। ये अस्पताल तैयार दिखते हैं आपको? स्वास्थ्य केंद्र तैयार दिखते हैं बिहार के? देखिए, 2 तरह की बातें आपने कही हैं, मुझे थोड़ा समय दें, मैं उत्तर देना चाहूंगी। सर्वप्रथम ये जो तीसरी लहर की बात आपने कही, प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा है कि सुरक्षा कवच सबको दिया जाए और इस दिशा में वो कार्यरत हैं। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि करीबन 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण करेंगे, और ये बहुत ही अच्छी निष्पत्ति है, बहुत अच्छा निर्णय है। और हर दिन 3,30,000 लोगों को टीका देंगे, और ऐसी व्यवस्था वो करेंगे, मेरा विश्वास है वो करेंगे। रही बात स्वास्थ्य की अवसंरचना की, ये लॉन्ग टर्म मेजर है। और देखिए, मैं एक बात तो कहना चाहती हूँ, मंत्री आपके हैं, बीजेपी के हैं ना मंगल पांडे, अश्विनी चौबे भी बीजेपी के हैं। मैं बोल रही हूँ, देखिए, राजनीति को हर जगह न लाया जाए, हर जगह मुद्दा न बनाया जाए। राजनीति को काम होना है, होगा, विकास में राजनीति हमेशा न देखी जाए तो बेहतर होता है। अभी मैं कहूंगी कि अब संरचना को सुधारना है और मॉनिटरिंग को सुधारना है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, और जहां तक अब संरचना के लिए संसाधन की जरूरत है, मैं कह दूं, नेशनल हेल्थ मिशन के आने के बाद, अर्बन हेल्थ मिशन भी है उसमें और रूरल हेल्थ मिशन भी है। नेशनल हेल्थ मिशन के आने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए दिए जाते हैं राज्य सरकारों को। राज्य सरकार कैसा प्रबंधन करती है या राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। मॉनिटरिंग को बढ़ानी होगी, करप्शन को बंद करना होगा, जहां लीकेजेस हैं उसको बंद करना होगा, और डे टू डे मॉनिटरिंग हो। तो ये जो टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी मैंने कहा, लोकतंत्र के जो ये मंदिर हैं, ये कितने बदहाल हैं। हम विश्व गुरु बनने की बात तो छोड़िए, तीसरी लहर भगवान न करे आए, पर जानकार आशंका जाहिर कर रहे हैं, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं। तो हमारी तैयारी कितनी है? और बिहार एक बानगी है, देश के बहुतेरे राज्यों में यही हाल है स्वास्थ्य केंद्रों का। तो जो ये लोकतंत्र का मंदिर है, हमारे जो अस्पताल, जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन्हें दुरुस्त करने के लिए भी तत्काल केंद्र और राज्य सरकारें
एक इमरजेंसी मीट करेंगी, नहीं करेंगी? क्या नहीं करनी चाहिए बैठक कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए? यह हमारी प्राथमिकता नंबर 1 होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि सरकार की प्राथमिकताएं, सरकारों की प्राथमिकताएं बदलेंगी। नमस्कार।